Hi students, myself Muskan Sharma and I welcome you all to the Udit Pharmacy and आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में नेक्स्ट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं जो कि है ब्लड। इसमें हम ब्लड के कंपोनेंट्स, ठीक है, किन किन से ब्लड मिलके बना है, क्या क्या फंक्शंस है उनके उनके आगे क्या क्या फंक्शंस है, ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड क्लॉटिंग, तो हम ये सब कुछ इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। So first we have what is blood. So blood is a red colored viscous fluid connective tissue. रेड कलर दैट मीन्स पता ही है, रेड कलर का होता है। विस्कस मतलब थिक होता है। क्या होता है? थिक होता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू, हम पहले टिश्यूज पढ़ चुके हैं, उसमें हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल होता है हमारा ब्लड, ठीक है। कैसे क्या करता है ब्लड? कनेक्ट करता है हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को, ठीक है। उनके बीच में एक चैनल का काम करता है, उनको सप्लाई करता है जो जो चीज़ें उनको रिक्वायरमेंट होती है उनकी, ठीक है। सर्क्यूलेटेड इन द बॉडी, बॉडी में हमारा सर्क्यूलेट हो रहा है, हमारी बॉडी में घूम रहे हैं, ठीक है। एंड इज मेनली कंपोज ऑफ प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। किन किन का मिलके बना होता है? जैसे अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड हमारा किन किन का मिलके बना? प्लाज्मा का, प्लस इसमें हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इनको मिला के हमारा क्या बनता है? ब्लड, ठीक है। देखो ये हमारे पास यहाँ पे अनसेंट्रीफ्यूज ब्लड है हमारे पास। जैसे हमने किसी पेशेंट का ब्लड ड्रॉ करा और ये वाला ब्लड हमें ऐसे टेस्ट ट्यूब में मिल गया, लेकिन आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन हमको क्या मिलेगा? जैसे हम देखेंगे कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, यहाँ आगे सारा पढ़ेंगे, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सब पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो नीचे सेटल हो गए, वो रेड कलर के, जो ऊपर एक बीच में लेयर दिख रही है आपको व्हाइट कलर की, वो WBCs हैं और हमारे प्लेटलेट्स हैं, और जो ऊपर रह जाता है फ्लूइड सा प्लेन पेल कलर का, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। तो हमारा ब्लड क्या होता है? रेड कलर, विस्कस फ्लूइड है, कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है और मेनली कंपोज है किसका? प्लाज्मा और ब्लड सेल्स का, ठीक है। आप फिजिकल करेक्टर्स के बारे में बात करें कि क्या क्या फिजिकल करेक्टर्स हैं ब्लड के, तो ब्लड रेड कलर का है, ये हम पढ़ चुके हैं। विस्कस है, पढ़ चुके हैं। अन थिकर देन वाटर, ऑफ कोर्स जब विस्कस है तो दैट मीन्स वाटर से थिक होगा, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज फ्रॉम 4.5 to 5.5, कितना थिक होता है ये? 4.5 to 5.5, ओके। द ब्लड कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। बॉडी वेट है हमारा, उसका 8% क्या होता है? हमारा ब्लड। 8% क्या होता है? हमारा ब्लड, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ ब्लड इज 38 डिग्री सेल्सियस। जितना हमारा बॉडी टेम्परेचर है उतना ही हमारे ब्लड का टेम्परेचर होता है, ठीक है। ब्लड इज स्लाइटली हैवियर देन वाटर। जब थिक है, कोई चीज़ थिक होती है तो ऑफ कोर्स वो वेट में भी उससे थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर अगर बात करें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दैट इज NaCl, आयन इन द ब्लड इज अबाउट 0.85 to 0.9%। तो क्या है जो हमारे सॉल्ट की कंसंट्रेशन है, मतलब सोडियम क्लोराइड है जो आयन हमारे ब्लड में, वो कितना है? 0.85 to 0.9% के अमाउंट में प्रेजेंट है। द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 5 to 5.5, यहाँ पर आएगा 5.5 लीटर। तो कितना होता है हमारा? 5 to 5.5 लीटर हमारे अंदर ब्लड का अमाउंट होता है, ठीक है। pH क्या है हमारे ब्लड का? 7.45 to 7.55, न्यूट्रल pH है हमारे ब्लड का, ठीक है, क्योंकि 7 हमारा क्या होता है? न्यूट्रल pH होता है। इससे कम होता है तो एसिडिक हो जाता है, और इससे ज़्यादा हो जाता तो बेसिक हो जाता है। बट ये क्या है? 7 की रेंज में ही फॉल कर रहा है तो ये न्यूट्रल है, ठीक है। ये तो फिजिकल करेक्टर्स है हमारे ब्लड के। अब अगर बात करें तो ब्लड हमारा किस किस का बना होता है? 45% ऑफ ब्लड सेल्स एंड 55% ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा पीछे हमने पढ़ा था कि क्या होता है? वो पेल कलर का फ्लूइड है जो कि ऊपर रह जाता है वो, और जो नीचे सेल्स सेटल डाउन हो जाते हैं उनका 45% कॉन्स्टिट्यूएंट करता है ब्लड हमारा। कंपोजिशन की बात करें तो अगर होल ब्लड है, जैसे हमारा पूरा का पूरा ब्लड है, उसमें दो चीज़ें आ गई, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कुछ नहीं है, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे सेल ही हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा में हमारे और क्या क्या होता है? अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, गैसेस होती हैं, ठीक है। प्रोटीन्स में बात करें तो हमारे पास एल्बुमिन होता है, फिब्रिनोजन होता है, ग्लोबुलिन्स होता है, ये सब आगे पढ़ेंगे होते क्या क्या है, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में बात करें तो हमारे पास आता है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स को हम RBCs भी बोलते हैं, मतलब रेड ब्लड सेल्स। प्लेटलेट्स है हमारे पास, ल्यूकोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स को हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स के आगे दो टाइप्स आ जाते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, और ग्रेन्युलोसाइट्स में आ जाते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ठीक है। ये आगे सब पढ़ेंगे
आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करें अगर फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में कि हमारा जो ब्लड है वो क्या क्या फंक्शन करता है, तो ब्लड हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द गैसेस। देखो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम कर रहा है, मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहा है थोड़ी बहुत। क्या करता है, जैसे कि ये हमारे लंग्स है, ये हमारे ट्रेके यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो ये लंग्स आ गए हमारे। तो ये जो लंग्स हैं, जो भी यहाँ पे कैपिलरीज ब्लड की जा रही है वो उनको ये क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, और उनसे क्या ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। तो गैसेस फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू, लंग्स टू द टिश्यू, लंग्स से टिश्यू में जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है, एंड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स हमारी क्या वापसी आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ब्लड हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड मटेरियल टू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। अब क्या होता है, जो भी हमारे एब्जॉर्ब मटेरियल हो गया, जो भी हमने खाना खाया उसमें से जो भी एब्जॉर्ब हो गया मटेरियल, उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है टू द वेरियस टिश्यूज ऑफ द बॉडी, ठीक है। ब्लड एक्ट्स एज अ व्हीकल थ्रू विच मैनी सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड टू देयर प्लेस ऑफ एक्टिविटी। तो क्या है, ब्लड एक व्हीकल की तरह भी काम करता है, जैसे लोकल बस हो गई हमारी, वैसे ही काम करता है, उठा के सवारियां अपनी अपनी जगह पे छोड़ के जाता है जहां जहां उनको काम करना है, वही सेम सिस्टम है, ठीक है। फिर क्या है, जो ब्लड है हेल्प करता है ड्रेन आउट करने में वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी। जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है बॉडी में, उनको एक्सक्रीट करने में भी हेल्प करता है, उनको बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। कौन करता है, ब्लड, ठीक है। ब्लड एक्ट एज अ ग्रेट डिफेंसिव मैकेनिज्म, डिफेंस भी देता है, हमें बचाता है, बाहर कोई भी फॉरेन एंटीजन, कोई भी बीमारी आ जाए उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर WBCs होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे सारा। ब्लड हेल्प्स टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, क्योंकि इसका खुद का 38 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ब्लड मेंटेन्स एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करके रखता है, बफर क्रिएट करके रखता है, ठीक है। ब्लड हैज कोगुलेशन प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। इसके अंदर एक कोगुलेशन प्रॉपर्टी होती है। कोगुलेशन क्या होता है, ब्लड का क्लॉट बना देना, जम जाना उसका, ताकि ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। तो उसके अंदर कोगुलेशन प्रॉपर्टी भी है, जिसकी वजह से हमारा लॉस ऑफ ब्लड बच जाता है बॉडी में से, ठीक है। ब्लड हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द हॉर्मोन्स थ्रू आउट द बॉडी, और क्या करता है, जो ब्लड है वो हमारे हॉर्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है, हॉर्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे फॉर सपोज अगर हाइपोथैलेमस ने कोई हार्मोन निकाला और उसको एड्रीनल ग्लैंड तक जाना है, किडनी के ऊपर वाली ग्लैंड तक जाना है, तो वो कैसे जाएगा, वाया ब्लड। तो ब्लड हमारे हॉर्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो अब बात करें हम आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट्स के बारे में। तो आरबीसीज की फुल फॉर्म क्या होती है, हमारे पास रेड ब्लड सेल्स, क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है जी। आरबीसीज क्या होते हैं, हमारे स्मॉल होते हैं साइज में, सर्कुलर होते हैं, ऐसे होते हैं शेप के, ठीक है, डिस्क शेप, एक डिस्क की तरह है। सस्पेंडेड इन द ब्लड प्लाज्मा, जो ब्लड प्लाज्मा है वो फ्लूइड है, उसके अंदर हमारे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑल द सेल्स इन ग्रुप्स अपीयर एज रेड इन कलर एंड दस बिकम्स रेड कलर्ड। अब क्या है, ये जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं, आरबीसीज बहुत सारे एक साथ आओगे, तो ये रेड कलर की अपीयरेंस देते हैं, तभी हमारा जो ब्लड है हमको रेड कलर का दिखता है, ठीक है। आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन द रेड बोन मैरो, याद रखना बोन मैरो में हमारे सेल्स बनते हैं, तो आरबीसीज रेड बोन मैरो में ही बनते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल इन द रेड बोन मैरो इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलते हैं, जो इनका बनना होता है, द प्रोडक्शन मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन होना, फॉर्म होना इनका आरबीसीज का, कहाँ पे, रेड बोन मैरो में, इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। टोटल लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज इज 120 डेज, मतलब इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है, उसके बाद इनका डेथ हो जाता है या इनकी ब्रेकडाउन हम ऑटोमेटिकली बॉडी कर देती है, ठीक है जी। आरबीसीज कंटेन अ सब्सटेंस नोन एज हीमोग्लोबिन, आरबीसी के अंदर हमारा एक सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है। एंड इज इनक्लोज्ड इन द स्ट्रोमा ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज के स्ट्रोमा में होता है ये, आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन इज अ कम्प्लेक्स प्रोटीन, ये हमारा एक तरह का प्रोटीन है जिसका हाई मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन मटेरियल कॉल्ड ग्लोबिन, प्रोटीन कौन सा होता है, इसके अंदर ग्लोबिन होता है, और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है हीम। तो हीम और ग्लोबिन को मिला के हमारा क्या बन जाता है, हीमोग्लोबिन। क्या बन जाता है हमारा, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीम क्या है, हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट है, और ग्लोबिन हमारा प्रोटीन पार्ट है, तो दोनों को मिला के क्या बन गया हमारा, हीमोग्लोबिन।
द हीम कंटेन्स आयरन। अब जो हीम पार्ट है मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट है उसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, जो कि रेड कलर देता है हमारे हीमोग्लोबिन को। और हीमोग्लोबिन किसको रेड कलर देते हैं, हमारे रेड ब्लड सेल्स को, क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसीज में होता है ना, तो ये होता है। नॉर्मल वैल्यूज की बात करें आरबीसी की, तो हमारे एडल्ट के अंदर कितनी होती है, 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, मतलब पर मिलीमीटर क्यूब लिया तुमने ब्लड का, उसके अंदर 5 मिलियन होगी। मेल की बात करें तो 5 to 5.5 होती है, फीमेल की बात करें तो 4.5 to 5 वैरी करती है, ठीक है। फिर रिएक्शन दी हुई है ना, जो अगर हीमोग्लोबिन है हमारा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है जो कि हमारी बॉडी में है, तो क्या बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 बना लेता है। अगर वही हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड हो जाता है तो बना देता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसको हम HbCO2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट्स क्या फंक्शन करते हैं, ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट द गैसेस सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अभी पीछे बढ़ा कि हीमोग्लोबिन हमारा रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ भी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी, तो ये हमारा उन गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, पढ़ चुके हैं। इट मेंटेन्स एसिड बेस बैलेंस बनाता है, ये बफरिंग एक्शन होता है इसका, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। आरबीसीज हेल्प टू मेंटेन विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। विस्कोसिटी मतलब थिकनेस बना के रखते हैं, जब ये थिक होते हैं हमारे सेल्स तभी तो जब हम इनको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ये नीचे सेटल हो जाते हैं, ठीक है। आरबीसी मेंटेन आयरन बैलेंस ऑफ द बॉडी, हमारा आयरन का बैलेंस भी बना के रखता है, कैसे, क्योंकि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर आयरन होता है, ठीक है। वेरियस पिगमेंट्स आर डिराइव फ्रॉम द हीमोग्लोबिन आफ्टर डिसइंटीग्रेशन। जब 120 डेज हो गए उसके बाद इनकी ब्रेकडाउन हो जाती है, उनकी ब्रेकडाउन के बाद हमारे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमको, जैसे कि बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, वो आगे हमारे फर्दर प्रोसेसेस में हमको हेल्प करते हैं। तो देखो कितने हेल्पफुल हैं हमारे आरबीसीज, ठीक है। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ आरबीसीज, ओके। डब्ल्यूबीसीज और ल्यूकोसाइट्स की बात करते हैं, तो डब्ल्यूबीसीज का फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, वाइट ब्लड सेल्स। क्या होती है, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये वाइट है दैट मीन्स कलरलेस, कलरलेस होते हैं तभी इनको बोलते हैं हम वाइट ब्लड सेल्स। इनकी इरेगुलर शेप होती है, बल्कि जो आरबीसीज थे उनकी रेगुलर शेप होती थी, ठीक है। और इनका लार्ज न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, लार्ज न्यूक्लियस। नॉर्मल काउंट की बात करें तो 6000 to 10,000 मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड में मिलता है, मतलब पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड में हमारे 6000 से 10,000 हमें डब्ल्यूबीसीज मिल जाते हैं। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। अगर इनको हम डिवाइड करें, हम पहले वो जो टेबल पढ़ रहे थे उसमें भी था कि दो तरह के होते हैं, ग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं और ए ग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं। ग्रेन्यूलोसाइट्स 75% ऑक्यूपाई करते हैं डब्ल्यूबीसीज को और 25% ए ग्रेन्यूलोसाइट्स करते हैं। इसमें हमारे पास आता है NEB, दैट इज न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ए ग्रेन्यूलोसाइट में आता है LM, दैट मीन्स लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ओके। तो ये हमारे कुछ इन्होंने शेप्स दे रखी है, मोनोसाइट की ऐसी शेप होती है, इसिनोफिल ऐसे होता है, बेसोफिल ऐसा है, लिम्फोसाइट्स ऐसे होते हैं और न्यूट्रोफिल्स ऐसा है। तो ये हमें कुछ डायग्राम्स इन्होंने दिए हुए हैं। फिर अगर बात करें हम ग्रेन्यूलोसाइट्स की, तो हमारे डब्ल्यूबीसीज दो तरह के थे, ग्रेन्यूलोसाइट्स और ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। ग्रेन्यूलोसाइट्स की बात करें तो दे कॉन्स्टिट्यूएंट अबाउट 75%, पीछे ही हम पढ़ चुके हैं। दे कंटेन ग्रेन्यूल्स, तभी इनको ग्रेन्यूलोसाइट्स बोलते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हैंस कॉल्ड ग्रेन्यूलोसाइट्स, ठीक है। इसके अंदर तीन आते थे हमारे NEB, दैट इज न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इसिनोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो द ग्रेन्यूल्स ऑफ दीज सेल्स आर स्टेन बाय न्यूट्रल डाई। जो इस सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको हम न्यूट्रल डाई से स्टेन कर सकते हैं, किससे, न्यूट्रल डाई से स्टेन कर सकते हैं। और जो उनका न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी सारे लोब्स में प्रेजेंट होता है, बहुत सारे। देखो ये न्यूक्लियस आपको सेंटर में दिख रहा है, तो इसका एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, तो बड़े सारे लॉब्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, देखो डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन की बात करूँ तो वो होता है हमको डिफेंस प्रोवाइड करना, वो हमको डिफेंस बचाना, बाहर के जो इन्फेक्शंस हैं, बीमारियां हैं, उनसे हमको बचाना, डब्ल्यूबीसीज का मेन काम ये होता है, ठीक है। तो दे इंजेस्ट द माइक्रोब्स एंड डिस्ट्रॉयड बाय फेगोसाइटोसिस। ये क्या करते हैं, जो भी माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है फेगोसाइटोसिस से। फेगोसाइटोसिस क्या होता है, जैसे कि ये सेल है, सेल जो वो माइक्रोब है उसको अपने अंदर इनगल्फ करेगा और अंदर जाके डिस्ट्रॉय करके उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है, ऐसे हमें डिफेंस प्रोवाइड करेगा।
अब बात करें बेसोफिल्स की, द ग्रेन्यूल्स ऑफ दीज सेल आर स्टेन्ड बाय बेसिक डाई, वो न्यूट्रल डाई से वो होता था, स्टेन होते थे उसके ग्रेन्यूल्स, इसके बेसिक डाई से होते हैं। बी से याद रखना बेसिक और एन से याद रखना न्यूट्रल, ठीक है। द न्यूक्लियस इज यूजुअली ओवल, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो ओवल होता है या फिर स्लाइटली किडनी शेप का होता है, ठीक है, जैसे राजमा होता है उस शेप का होता है, ठीक है। फिर फंक्शन क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। क्या होता है, हमारी बॉडी में एंटीजन होते हैं। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन कोई फॉरेन सब्सटेंस जब बॉडी में एंटर होता है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। क्या बनाती है, एंटीबॉडीज। फिर ये एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन करते हैं, तो जो इनका जो प्रोडक्ट्स बनता है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम किसका होता है, हमारा बेसोफिल्स का होता है, ठीक है। फिर है इसिनोफिल्स, द ग्रेन्यूल्स ऑफ दीज सेल आर स्टेन्ड बाय रेड एसिडिक डाई, एक एसिडिक डाई से स्टेन होते हैं जिसको हम इओसिन बोलते हैं, ठीक है। द न्यूक्लियस इज मेनी लोब्ड, इसका भी जो न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी सारे लोब्स में होता है और फंक्शन इसका भी फेगोसाइटोसिस है, सेम एज दैट ऑफ व्हाट, न्यूट्रोफिल्स, ओके। अब बात करें ए ग्रेन्युलोसाइट्स की, तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स नाम से पता लग रहा है कि मोनोन्यूक्लियर सेल्स एंड दे डू नॉट शो प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स, इनमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। फिर ये हमारे पास दो तरह के होते थे, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या होते हैं, मोनोसाइट्स हमारे लार्ज सेल्स होते हैं जिनका लार्ज न्यूक्लियस होता है। देखो पीछे डायग्राम में हमारे पास मोनोसाइट्स के लार्ज सेल है और इनके अंदर न्यूक्लियस देख रहे हो आप कितना बड़ा है, तो लार्ज न्यूक्लियस होता है, ठीक है। द न्यूक्लियस इज कॉन्वोलेटेड किडनी शेप, किस शेप का होता है, किडनी शेप का होता है। और फंक्शन क्या है इसका, वही फेगोसाइटिक एक्शन, वही है, बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करना, इन सभी का काम होता है, ठीक है। अब बात करें लिम्फोसाइट्स की, तो दे आर प्रोड्यूस इन लिम्फ ग्लैंड्स, कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, लिम्फ ग्लैंड्स में होता है, तभी इनको हम क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स, क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। फिर दो तरह के होते हैं हमारे पास, स्मॉल लिम्फोसाइट्स होते हैं और लार्ज लिम्फोसाइट्स होते हैं। स्मॉल की बात करें, द थिन रिम इज प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस एंड इज स्टेन बाय बेसिक स्टेन, ये एक तो बेसिक डाई से ही स्टेन हो जाते हैं, ठीक है। और क्या है, इनका जो इनके न्यूक्लियस के अराउंड हमको एक थिन रिम सी मिलती है, क्या मिलती है, थिन रिम, और ये छोटे भी होते हैं, तभी इनको बोलते हैं स्मॉल लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लार्ज की बात करें तो जो इसका न्यूक्लियस है ओवल होता है, राउंडेड होता है, किडनी शेप का होता है, और ये भी बेसिक स्टेन से स्टेन हो जाते हैं, बेसिक डाई से स्टेन हो जाते हैं, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वही है, हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, फाइट करते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होते हैं हमारे बॉडी में उनके अगेंस्ट ये फाइट करते हैं। अब बात करें इनके फंक्शंस के बारे में, तो टोटल ल्यूकोसाइट्स मतलब सारे के सारे ल्यूकोसाइट्स का काम क्या होता है, तो WBCs हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द फेगोसाइटोसिस, बता दिया, पीछे ही पढ़ चुके हैं। फेगोसाइटोसिस क्या होता है, जब सेल होता है वो एनगल्फ कर लेता है जो भी पार्टिकल आता है हार्मफुल और उसको डाइजेस्ट कर देता है या उसको किल कर देता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, ठीक है जी। WBCs हेल्प इन द यहाँ पे आएगा, द नहीं आएगा, WBCs हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट टू रिपेयर द एरियाज ऑफ इन्फ्लामेशन। अब क्या होती है, कई बार हमको इन्फ्लामेशन हो जाती है तो ठीक है, तो क्या होता है, ये हमारी हेल्प करते हैं फाइब्रोब्लास्ट को बनाने में, किसको बनाने में, फाइब्रोब्लास्ट को, और जो फाइब्रोब्लास्ट है वो हमारी उस साइट को जहाँ इन्फ्लामेशन हुई है उस साइट को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है WBCs गिव सिक्रीशन ऑफ हेपेरिन विच हेल्प्स टू प्रिवेंट इंट्रावेस्कुलर क्लोटिंग दैट इज थ्रोम्बोसिस। हेपेरिन हमारा एक ऐसा एजेंट होता है जो कि हमारा एंटीकोगुलेंट है, दैट मीन्स क्या करता है, ये हमारा ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, क्या करता है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। तो WBCs हमारा किसको सिक्रीट करता है, हेपेरिन को सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से इंट्रावेस्कुलर मतलब अगर ये वेसल जा रही है हमारी, इसके बीच में अगर क्लॉट फंस गया तो सप्लाई रुक जाएगी, ठीक है, और कुछ भी हो सकता है इस कंडीशन में। तो ये इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग ना हो तो इसलिए WBCs हैं वो हेपेरिन भी सिक्रीट करते हैं हमारे, ठीक है जी। WBCs प्रिवेंट एलर्जिक रिएक्शन बाय एंटीहिस्टामिनिक एक्शन। क्या होता है, जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन हमारी बॉडी में होता है, ठीक है, तो जो हमारे मास्ट सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जो हमारे पास मास्ट सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो WBC है वो हमारा एक एंटीहिस्टामिनिक एक्शन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमको वो प्रिवेंट करता है किसी भी तरह की एलर्जी से, ठीक है। लिम्फोसाइट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज भी बनाते हैं, बताया था आपको पीछे कि जो एंटीजन होते हैं जो फॉरेन सब्सटेंस है उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी प्रोटेक्शन के लिए एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है, तो उसको भी बनाने में ये हेल्प करते हैं,
ओके तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ ल्यूकोसाइट्स या फिर WBCs। तो अगर नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें, एरिथ्रोसाइट्स की हम पीछे पढ़ चुके हैं, एवरेज 5 मिलियन का होता है, 5 to 5 मिलियन मेल में, 4.5 to 5 मिलियन हमारा फीमेल में। ल्यूकोसाइट्स की बात करें तो आ जाते हैं 6,000 to 10,000, ये भी पढ़ चुके हैं हम। थ्रोम्बोसाइट्स की बात करें मतलब प्लेटलेट्स की बात करें तो 3 to 4 lakhs होते हैं पर mm³ ऑफ द ब्लड। ओके हीमोग्लोबिन एवरेज देखें तो 15 ग्राम होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड, लेकिन मेल में 14 to 18 ग्राम्स होता है और फीमेल में 12 to 16 ग्राम्स हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास कुछ टर्म्स आ जाती हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आता है ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम क्या होता है? इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन मूवमेंट एट विच द ब्लड स्टार्ट्स ब्लीडिंग टू द मूवमेंट एट विच इट एग्जैक्टली स्टॉप्स। ब्लीडिंग क्या होता है? ब्लीडिंग अगर आप जनरल टर्म में देखो तो खून का निकलना हम बोलते हैं ब्लीडिंग हो रही है किसी पर्सन को। ठीक है, तो ये क्या है? टाइम इंटरवल है, टाइम की ड्यूरेशन है बिटवीन मूवमेंट एट विच द ब्लड स्टार्ट्स ब्लीडिंग। क्या हो गया यहाँ पे? मेरे को फॉर सपोज ये मेरी आर्म है, ठीक है, ये हाथ है, ठीक है, यहाँ पे चोट लगी किसी पर्सन को तो यहाँ से वो ब्लड बहना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो क्या होता है? वो वाली मूवमेंट जब ब्लड स्टार्ट हो गया बहना एंड टू द मूवमेंट एट विच इट एग्जैक्टली स्टॉप्स, और वो टाइम जैसे कि फॉर सपोज ये 1 सेकेंड में स्टार्ट हो गया लेकिन ये 5 सेकेंड के बाद ये बंद हो गया, तो दैट मीन्स 1 to 5 सेकेंड की जो ड्यूरेशन थी वो मेरी क्या हो जाएगी? ब्लीडिंग टाइम हो जाएगी। ठीक है, या फिर मैं क्या कह सकती हूँ? इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सिसेशन ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम स्मॉल स्किन पंचर। अब कोई स्किन में पंचर हो जाता है तो ये क्या है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर सिसेशन। सिसेशन होता है स्टॉप होना या रुकना, तो स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग को जितना टाइम लगेगा कोई भी स्किन पंचर से, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग टाइम। नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 1 to 3 मिनट्स होती है बाई ड्यूक्स मेथड। हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं ब्लीडिंग टाइम और प्रोथ्रोम्बिन टाइम और क्लॉटिंग टाइम, इनको ऑब्जर्व करने के लिए, जैसे ड्यूक्स मेथड हो गया, राइट स्कैपुलरी मेथड हो गया, और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं हमारे पास। तो अगर हम ड्यूक मेथड की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ब्लीडिंग टाइम होना चाहिए वो 1 to 3 मिनट के अंदर होना चाहिए, तभी नॉर्मल होता है। ठीक है, अब आता है क्लोटिंग टाइम। क्लोटिंग टाइम हो गया वही क्लॉट बनना, कोगुलेशन भी वही क्लॉट बनना। ठीक है, तो इट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन द मूवमेंट एट विच ब्लड एस्केप्स फ्रॉम द वेसल। अब मेरा यहाँ से ब्लड निकल रहा था, मैंने देखा यहाँ से मेरा ब्लड निकल रहा है। ठीक है, तो इट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन मूवमेंट एट विच द ब्लड एस्केप, तो निकलना स्टार्ट हो गया वेसल में से, टू द मूवमेंट एट विच क्लॉट इज फॉर्म्ड, और तब तक का टाइम जब तक ये क्लॉट नहीं बन जाता तब तक का टाइम मेरा क्या हो जाएगा? क्लोटिंग टाइम हो जाएगा। ठीक है, जब तक ब्लड बहना स्टार्ट हुआ तब से लेकर जब तक वो रुका, मतलब जब तक क्लॉट बना तब तक क्या होता है? क्लोटिंग टाइम होता है। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू अगर राइट स्कैपुलरी मेथड से देखें तो इसकी होती है 3 to 6 मिनट्स। ओके, तो ब्लड सीरम क्या होता है? इट इज़ द फ्लूइड रिमेनिंग आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। जो भी हमारा फ्लूइड रह जाता है क्लॉट बनने के बाद तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्लड सीरम। क्या बोलते हैं? ब्लड सीरम। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास ब्लड कोगुलेशन। ब्लड का क्लॉट होना कैसे बनता है ये सब हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, When there is an injury to blood vessel, जब भी कोई इंजरी होती है ब्लड वेसल में, ये हमारी वेसल है, यहाँ पे कोई इंजरी हो गई। ठीक है, अब क्या होता है? ब्लड कम्स आउट। अब जब इंजरी हुई है तो ब्लड यहाँ से एस्केप कर जाएगा, बाहर को निकल जाएगा। ठीक है, एंड विद इन फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनट्स के अंदर अंदर वो बहना कम हो जाएगा, उसकी फ्लूइडिटी लॉस हो जाएगी और वो एक रेड कलर का सेमी सॉलिड जेली लाइक मास बना लेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लॉट बोलते हैं। क्लॉट आपने देखा ही होगा, जब कभी चोट लगती है तो एक हार्ड सा सेमी सॉलिड सा मास बन जाता है, जब ब्लड रुक जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्लॉट बोलते हैं। और क्लॉट के बनने को क्या बोलते हैं? ब्लड कोगुलेशन बोलते हैं या ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे नीचे इन्होंने डायग्राम दिया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ से इंजरी हुई, ब्लड ब्रोकन वेसल आप देख रहे हो, यहाँ से हमारी जो वेसल है वो ब्रेक होगी और जो हमारा मटेरियल है वो ब्लड एस्केप होने लगा। फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है? प्लेटलेट प्लग बन के और एंड में हमारा क्लॉट बन जाता है। ये रहा हमारा प्लेटलेट प्लग और ये हमारा ब्लड क्लॉट है। तो ये जो ऊपर का प्रोसेस है ये हम आगे पढ़ते हैं, फिर डायग्राम पे आएंगे हम। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होता है? द इंजरी टू ब्लड वेसल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ रफ सरफेस। अब क्या होता है? कोई भी इंजरी हो गई हमको ब्लड वेसल की तो वहाँ पे क्या हो जाता है? एक रफ सरफेस बन जाता है। अब बीच में ब्रेक डाउन आ गया ना उनके, जैसे ये वेसल थी, ये वेसल थी, अब ये मतलब जो वेसल है वो बीच में से टूट चुकी है। ठीक है, तो रफ सरफेस बन गया। द प्लेटलेट्स व्हेन कम इन कंटैक्ट विद रफ सरफेस, अब यहाँ पे जो ब्लड था उनके जो प्लेटलेट्स हैं जैसे ही वो इस रफ सरफेस के कंटैक्ट में आएंगे दे आर रप्चर्ड एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन इज रिलीज। वो क्या हो जाते हैं? हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं और उनमें से क्या निकल जाता है? हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन बाहर निकल जाता है।
ठीक है। इट इज़ ऑल्सो रिलीज बाय डैमेज टिश्यू, यहाँ पे जो भी टिश्यूज़ हैं, ये टिश्यू है, ये टिश्यू है, ये टिश्यू है, ये डैमेज हुए ना, पहले तो ऐसे सीक्वेंस में थे लेकिन अब बीच में से ब्रेक हो गए हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे थ्रोम्बोप्लास्टिन को निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करता है, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है इन द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम, जो हमारे मेम्ब्रेन्स में कैल्शियम प्रेजेंट है, कन्वर्ट्स इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट इन द ब्लड इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन। अब प्रोथ्रोम्बिन भी प्रेजेंट था तो क्या करता है, जो हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो हमारा प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में। देखो प्रोथ्रोम्बिन हमारा इनएक्टिव फॉर्म में ब्लड में प्रेजेंट है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारा प्लेटलेट से निकला या डैमेज टिश्यू से निकला, जब वो कैल्शियम के कंटैक्ट में आया उन्होंने मिलके क्या बना दिया, थ्रोम्बिन को एक्टिव कर दिया। उन्होंने क्या बनाया, थ्रोम्बिन, जो कि एक्टिव फॉर्म में है। अब स्टेप 2 में क्या होता है, जो हमारा थ्रोम्बिन एक्टिव हो गया वो कन्वर्ट करता है हमारा इनएक्टिव फिब्रिनोजन को, जो हमारा फिब्रिनोजन है जो कि इनएक्टिव था उसको कन्वर्ट कर देता है हमारा किस में, फिब्रिन में कर देता है, जो कि हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, नेटवर्क सा बनाते हैं। देखो थ्रोम्बिन एक्टिव था, उसने हमारे जो फिब्रिनोजन इनएक्टिव था उसको एक्टिव करके किस में चेंज कर दिया, हमारा फिब्रिन थ्रेड्स में चेंज कर दिया। अब स्टेप 3 में क्या होता है, इन द होल्स ऑफ दीज नेटवर्क ऑफ दीज फिब्रिन थ्रेड्स द ब्लड सेल गेट एंटेंगल्ड। अब क्या होता है, जो वो ये फाइन लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर से बना रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्या था, फिब्रिन, तो इनके बीच में क्या होता है, जो ब्लड सेल्स होते हैं वो अटक जाते हैं, यहाँ पे आके अड़ जाते हैं, ठीक है, तो एंटेंगल्ड हो जाते हैं, उलझ जाते हैं इसमें, ठीक है, और सेमी सॉलिड जेल लाइक मास बना लेते हैं यहाँ पे एंटेंगल होके, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारा ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। देखो फिब्रिन थ्रेड्स और ब्लड सेल्स ने मिलके हमारा क्लॉट बनाया, जो कि रेड कलर सेमी सॉलिड जेली लाइक मास होता है, ठीक है, सिंपल। एक बार डायग्राम से रिवाइज कर लेते हैं। देखो डैमेज हुई हमारी ब्लड वेसल, हमें फर्स्ट डायग्राम में दिख रहा है कि डैमेज हो गई, ठीक है, तो ये क्या है, ब्रोकन वेसल है। अब क्या है, यहाँ से हमारे कुछ क्लॉटिंग फैक्टर भी काम करते हैं और जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन होता है वो क्या थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है, ठीक है, और फिर थ्रोम्बिन हमारा फिब्रिनोजन को फिब्रिन में चेंज कर देता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो फिब्रिन स्ट्रैंड्स हैं, ये आपको दिख रहा होगा नेट लाइक स्ट्रक्चर है, उसके बीच में जो हमारे रेड सेल्स हैं या जो सेल्स हैं वो एंटेंगल्ड हो गए और उन्होंने मिलके क्या बना दिया है, हमारा ब्लड क्लॉट। बहुत सिंपल है, दोबारा आप इसी को पढ़ोगे आपको लर्न हो जाएगा ये। तो अब हमारे पास आते हैं फैक्टर्स हेस्टनिंग, एक्सेलरेटिंग, इंक्रीजिंग ब्लड कोगुलेशन। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे ब्लड कोगुलेशन को काफ़ी फास्ट कर देते हैं। लाइक हल्का सा कट लगा और बिल्कुल 1 सेकंड हुआ था और ब्लड क्लॉट हो गया एकदम से, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं। कंटैक्ट ऑफ ब्लड विद रफ सरफेस एंड इंजरी टू ब्लड थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होता है, अगर रफ सरफेस फटाफट बन गया, ठीक है, रफ सरफेस क्या आता है, जब ब्लड वेसल हमारी ब्रोकन डाउन हो जाती है तो वो रफ सरफेस की फॉर्मेशन कर देती है, तो ब्लड का रफ सरफेस के कंटैक्ट में आ जाना हमारे जो ब्लड कोगुलेशन है उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। टेम्परेचर स्लाइटली एक्सेस देन बॉडी टेम्परेचर, हमारा 38 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर, उससे अगर ज़्यादा है टेम्परेचर तो भी हमारी ब्लड कोगुलेशन जल्दी हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है एक्सेसिव स्लोनेस ऑफ ब्लड फ्लो, अगर हमारा ब्लड बहुत धीरे धीरे बह रहा है तब भी हमारी क्या हो जाती है, हमारी जो ब्लड कोगुलेशन है वो जल्दी हो जाता है, ठीक है। स्नेक विनोम, अगर स्नेक ने बाइट करा हो अपना विनोम, उसने पॉइजन अपना इंजेक्ट किया हो तो भी ब्लड क्लॉटिंग बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, पता है ये कैल्शियम का भी रोल था थ्रोम्बोप्लास्टिन वाले केस में स्टेप 1 में, ठीक है, तो कैल्शियम की वजह से भी अगर अच्छे से प्रेजेंट है कैल्शियम तो भी वो एक्सेलरेट कर देता है, इंक्रीज कर देता है हमारी ब्लड कोगुलेशन को। फिर है रेस्टिंग कंडीशन, अगर पर्सन रेस्टिंग कंडीशन में तो भी जल्दी कोगुलेट होता है ब्लड, ठीक है। क्या होता है, अगर आप भागते रहोगे और आपके पैर में चोट लगे तो ब्लड बहता रहेगा, लेकिन अगर आप रेस्टिंग कंडीशन में हो तो वो जल्दी क्लॉट बनाएगा, ठीक है। फिर आता है फैक्टर्स हिंडरिंग, रिटार्डिंग और प्रिवेंटिंग ब्लड कोगुलेशन। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हिंडर, रोकते हैं, रिटार्ड मतलब धीरे कर देते हैं और होने नहीं देते ब्लड कोगुलेशन को। कंटैक्ट विद द स्मूथ सरफेस, अगर स्मूथ सरफेस के कंटैक्ट में, रफ सरफेस के कंटैक्ट में आना ज़रूरी है, स्मूथ सरफेस के कंटैक्ट में अगर आ गया तो जो ब्लड क्लॉट है वो हमारा रिटार्ड हो जाएगा, ठीक है। लोअरिंग बॉडी टेम्परेचर, अगर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से कम है तो भी हमारी जो वो हिंडर करती है ब्लड कोगुलेशन को। एक्सेस में है तो वो फास्ट करती है, नॉर्मल है तो वो नॉर्मल पेस पे करेगी, और अगर कम है तो वो हमारा रिटार्ड ही करेगी, ठीक है। रिमूवल ऑफ कैल्शियम आयंस, अगर बॉडी में कैल्शियम आयंस नहीं है हमारे तब भी ऐसे होता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ग्रीसी मटेरियल लाइक ऑयल, वैक्स और ग्रीस, वहाँ पर उस जगह पे ऑयल, वैक्स, ग्रीस लगा दी है तुमने,
तब भी हमारा वो प्रिवेंट करती है ब्लड कोगुलेशन को। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के हमारा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो जब ये नहीं होगा तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, हेंस हमारा रिटार्डेशन और हिंडर करेगा क्लॉट बनने में। ठीक है, कैल्शियम डेफिशिएंसी इन द ब्लड वही सेम चीज़ है। ठीक है, एंड यूज ऑफ हेपेरिन मैंने आपको बताया था, हेपेरिन है एंटीकोगुलेंट। क्या है? एंटीकोगुलेंट। दैट मीन्स ये हमारे ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। ठीक है, एंटीकोगुलेंट है ना, तो क्लॉट नहीं होने देता। तो अगर हम हेपेरिन यूज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ब्लड कोगुलेशन कहाँ से होगी? नहीं हो पाएगी ना। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स थे जो कि हमारे प्रिवेंट कर रहे थे ब्लड कोगुलेशन को। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होते हैं? द नंबर्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा आर कॉल्ड प्लाज्मा प्रोटीन। देखो सिंपल है, कुछ नहीं है, प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है उनको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा हम पढ़ चुके हैं, पेल येलो कलर का फ्लूइड होता है जो कि ब्लड में होता है, जो बहुत लाइट होता है। सेल्स को निकाल दो तो प्लाज्मा बच जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें इसके तो सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन, ओके, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, यहाँ पे कॉमा नहीं है, सीरम एल्बुमिन एक वर्ड है, सीरम ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्लाज्मा के प्रोटीन्स के। अब प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है वो पढ़ते हैं, ये इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद ब्लड ग्रुप्स वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या फंक्शंस है प्लाज्मा प्रोटीन्स के? प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी। तो प्लाज्मा प्रोटीन का काम क्या होता है? एक ऑस्मोटिक प्रेशर बना के रखता है हमारे ब्लड का, कि कहाँ उसने फ्लो होना है, कितना फ्लो होना है, वो सब प्रेशर ये मेंटेन करके रखता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन आर एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस। हमको पता है प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन ये प्लाज्मा प्रोटीन्स है, तो ये हमें किस लिए चाहिए होते हैं? ब्लड कोगुलेशन के लिए। अभी पीछे ही पढ़े हैं ना ये हमने दोनों नाम। ठीक है, इसलिए प्लाज्मा प्रोटीन्स मेनली ग्लोबुलिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग विस्कोसिटी ऑफ ब्लड विच अल्टीमेटली मेंटेन्स द ब्लड प्रेशर। जो हमारे ग्लोबुलिन्स है, एग्जाम्पल पढ़े हमने पीछे प्लाज्मा प्रोटीन्स के, तो जो ग्लोबुलिन है वो हमारे विस्कोसिटी मतलब थिकनेस बना के रखते हैं ब्लड की, अल्टीमेटली जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बनता है। ठीक है, द प्लाज्मा प्रोटीन एक्ट एज अ बफर एंड मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, ये भी बना के रखते हैं हमारा एसिड बेस बैलेंस। प्लाज्मा प्रोटीन एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन्स है तो स्टोर हाउस किसका होगा? प्रोटीन का। तो जब हमारी बॉडी इनएडिक्वेट प्रोटीन डाइट है या हमारी बॉडी में इनएडिक्वेटली या डेफिशिएंसी होगी है प्रोटीन की, तो हम यहाँ से प्रोटीन ले सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन कंबाइन विद सर्टेन सब्सटेंस एंड हेल्प टू कैरी देम इन ब्लड स्ट्रीम्स। उनको ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी सामान की ये हेल्प करते हैं। कौन हेल्प करते हैं? हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ ड्रग एंड इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स। अब क्या होता है, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट है उनके साथ ड्रग जाके बाइंड हो जाती है। अब जब ड्रग फ्री नहीं है, वो बाइंड है, तो दैट मीन्स उसका एक्शन बढ़ गया, उसका एक्शन ऑफ ड्यूरेशन बढ़ गया। अब वो लंबे टाइम तक एक्शन करेगी। जैसे सर दर्द हो रहा है और मेरी दवाई जाके प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो गई है, तो उसका एक्शन ऑफ ड्यूरेशन हो गया। ठीक है, इंक्रीज हो गया उसका एक्शन ऑफ ड्यूरेशन। लेकिन अगर वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ नहीं बाइंड हो रही है और वो डायरेक्ट ब्लड में घूम रही है, तो वो बहुत जल्दी एक्सक्रीट आउट हो जाएगी और उसका डिक्रीज हो जाएगा एक्शन ऑफ ड्यूरेशन। ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प करते हैं हमारा एक्शन ऑफ ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए किसी भी ड्रग का। प्लाज्मा ग्लोबुलिन्स हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज विच गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो ग्लोबुलिन्स हमारे इम्यूनोग्लोबिन्स बनाने में भी, मतलब एंटीबॉडीज होती है उनको बनाने में भी हेल्प करते हैं, जो आगे हमें फर्दर इन्फेक्शन से बचाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फंक्शंस थे किसके? प्लाज्मा प्रोटीन्स के। तो होप आपको वीडियो पसंद आई हो और होप आपको समझ आ गया हो क्लियरली कि क्या क्या था ब्लड के फंक्शंस और क्या क्या कंपोजिशन है ब्लड की। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में और जो भी ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।